हेलो एवरीवन, दिस इज अनस एंड वेलकम टू माय चैनल स्पेशल एजुकेशन एक्सपर्ट। और जैसे कि आपको पता है कि मैं आपके पीवाईक्यूज जितने भी हैं सारे करा रहा हूं 2014 से लेकर अब तक, जितने भी 25 तक एग्जाम हुआ है, टीजीटी स्पेशल एजुकेशन हो या पीआरटी स्पेशल एजुकेशन, सारे पीवाईक्यूज में कराने वाला हूं। और सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। किसी किसी वीडियो में थोड़ी लेट हो सकती है क्योंकि हम रमज़ान भी आ गए हैं, तो इस वजह से थोड़ा डिलेज हो सकता है वीडियोस में, लेकिन वीडियोस कंटिन्यू रहेंगी, सीरीज कंटिन्यू रहेगी और सारे मैं करा दूंगा। और लगभग मैंने अभी तक 50 क्वेश्चंस जो 2014 वाला पेपर है स्पेशल एजुकेशन का, उसका मैं करा चुका हूं। और उसमें मैंने 50 क्वेश्चंस तो करा दिए हैं, अब आगे के क्वेश्चंस मुझे कराने हैं। तो आज मैं इस पेपर को पूरा कंप्लीट कर दूंगा, यानी कि मार्क्स 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चंस कराकर आपका प्रीवियस ईयर जो है 2014 का वो कंप्लीट करा रहा हूँ स्पेशल एजुकेशन का। देखिए, मेरा चैनल जो है वो एक ऑर्गेनाइज वे में मैंने बना रखा है, जिसमें आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो हर एक चीज की अलग प्लेलिस्ट है। पीवाईक्यू पे आप पीवाईक्यू देख सकते हैं, एनआईएस में एनआईएस की भी चल रही है, इसके अलावा स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी हो, सारी डिसेबिलिटी या टॉपिक्स की मैंने अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। जो भी टॉपिक्स देखना हो प्लेलिस्ट पे जाके आप देख सकते हैं। ये एक ऑर्गेनाइज चैनल है बिल्कुल, जो मैंने मेंटेन करके रखा हुआ है ना, आप सभी स्पेशल एजुकेटर के लिए। तो जिसको भी इस पे विजिट करना है विजिट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इससे चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी है वीडियोस में, तो उससे जुड़ जाइए, ताकि जो भी मैं पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करता हूँ इनसे रिलेटेड, एमसीक्यू से रिलेटेड, वो वहां पर अवेलेबल हो जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की हम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस, जो कि आज मैं इसको कंप्लीट ही करा देता हूँ। ठीक है, पहले मैं सोच रहा था कि इसको 51 से पहले 75 तक फिर 100 तक कराऊंगा, लेकिन मैं आज इसको कंप्लीट ही करा देता हूँ। तो वीडियो थोड़ी सी लेंदी रहेगी, लेकिन आप सिंपल है कि 100 तक के सारे कर लीजिए, है ना। और इसकी पीडीएफ जो है मैं आपको कल अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम पे, है ना। व्हाट्सएप पे भी मिल जाएगी, लेकिन टेलीग्राम पे मैं पहले अवेलेबल करा दूंगा, तो आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आज के। और फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का 51। अच्छा, मैंने एक चीज जो है वो वीडियोस में जो बताई है कि ये जो है 2014 का, ठीक है, 2014 है ना, 2014 का टीजीटी का है ना। तो वो मुझसे बाय मिस्टेक टीजीटी लिख दिया मैंने, टीजीटी नहीं पीआरटी का है, पीआरटी का है ये 2014 का पीवाईक्यू करा रहा हूँ मैं, ठीक है। बाय मिस्टेक मैंने थोड़ा मिसअंडरस्टैंड कर लिया था, है ना। तो ये पीआरटी का है, 2014 में जो पीआरटी स्पेशल एजुकेशन का पेपर हुआ था ना, ये उसके पीवाईक्यूज है सारे 100, है ना। तो इसके बाद में टीजीटी कराऊंगा। फिर इसी तरह से 2018 वाला, जो 2018 में स्पेशल एजुकेशन का हुआ था, पहले पीआरटी कराऊंगा, फिर उसके बाद टीजीटी कराऊंगा। तो इस तरह से आपका चलता रहेगा। और एक डेफ ब्लाइंड का भी पेपर हुआ था, अलग से कंडक्ट कराया गया था, डीएसएसबी ने अलग से कंडक्ट कराया था, तो उसका भी मैं अलग से कराऊंगा। लेकिन जब 25 तक के मैं सारे करा दूंगा, उसके बाद डेफ ब्लाइंड वाला उठाएंगे, जिससे हम देखेंगे कि स्पेशल एजुकेशन के वहां से क्वेश्चन कितने अच्छे अच्छे पूछे गए, तो वहां से भी मैं कराऊंगा। तो पीआरटी का है ये, मैं पीडीएफ में मेंशन कर दूंगा पोस्ट कोड वगैरह, कब हुआ था, किस डेट को हुआ था, पीआरटी का है या टीजीटी का, वो सब मेंशन होगा पीडीएफ में, तो अवेलेबल हो जाएगी। तो अब स्टार्ट करते हैं हम। तो स्टार्ट करते हैं 51 से क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, विच सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज प्रोपाउंड बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित शिक्षा प्रणाली कौन सी थी, है ना। टीचिंग बाय एक्टिविटीज, टीचिंग थ्रू म्यूजिक, टीचिंग थ्रू लिसनिंग, मेडिटेशन एटसेट्रा, ऑल ऑफ दीज। तो महात्मा गांधी ने जो एजुकेशन सिस्टम है, वो महात्मा गांधी की भी अपनी एक फिलॉसफी रही है, अपनी एक शिक्षा को लेकर अपना एक नजरिया रहा है। तो उनका जो नजरिया था वो यही था कि टीचिंग क्या होनी चाहिए, एक्टिविटी, देखो एक्टिविटीज के थ्रू हमें सिखाना चाहिए, ये भी कहा था, ये स्टेटमेंट भी सही है। अगर महात्मा गांधी के कॉन्टेक्स्ट में हम महात्मा गांधी के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो टीचिंग बाय एक्टिविटीज की बात की है महात्मा गांधी ने, है ना। टीचिंग थ्रू म्यूजिक, इसकी बात भी महात्मा गांधी ने करी है। टीचिंग थ्रू लिसनिंग एंड मेडिटेशन, इसकी बात भी महात्मा गांधी ने की है। और इसीलिए इसका आंसर और करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। इन तीनों चीजों की बात उन्होंने करी है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आप इसको याद रखिएगा कि इस तरह से आप आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
मैं ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि देखिए 2014 वाला जो ये पेपर है ना, इसमें इतने स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं है, है ना, लेकिन क्वेश्चंस हैं PYQs, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे पहले, अब क्या पैटर्न चल रहा है, कितना चेंजेस आए हैं, कितनी उन डेप्थ में से हमें पढ़ना है, वो सब तो मैं बाद में डिस्कस करूंगा PYQs कंप्लीट होने के बाद, है ना। इसलिए मैं अभी इतना एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बस थोड़ा थोड़ा मेजरली बता रहा हूँ, राइट आंसर बता रहा हूँ, उसके अलावा थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करता जाऊंगा। लेकिन 2018 में जब मैं कराऊंगा ना, 2018 से जो MCQs चलेंगे उसमें मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, उसमें वीडियोस भी लंबी रहेंगी तो डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं स्पेशल एजुकेशन के, है ना। तो 52 क्वेश्चंस करते हैं। 52 क्वेश्चन है, हु सेड रिवर्स द यूजुअल प्रैक्टिस एंड यू विल ऑलमोस्ट ऑलवेज डू राइट। किसने कहा था कि सामान्य अभ्यास को उलट दो और तुम लगभग हमेशा सही करोगे। तो ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था, रूसो ने कहा था, है ना, डीवी ने कहा था, या प्लेटो ने कहा था। ठीक है, देखो स्टेटमेंट्स तो पूछी जाती हैं बुक में से कहीं ना कहीं से, है ना। जैसे PRT जनरल में देखे तो वहाँ पर NIOS से काफी सारी स्टेटमेंट उठा के पूछ लेंगे किसने कहा था, है ना। जैसे एनवायरमेंट की 3 अलग अलग लोगों ने दी है तो उसमें से एक पूछ लेंगे। तो ये तो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट जो पूछी गई थी और ये एक ही बार पूछी गई है, इसके अलावा कभी पूछी नहीं गई है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो स्टेटमेंट है, ये जो कहने वाले पर्सन थे वो रूसो थे। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा रूसो। तो ये आपको याद रखना है थोड़ा, और स्टेटमेंट आप एक बार देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, विच इज नॉट नेचुरलिज्म एम ऑफ एजुकेशन। निम्न में से कौन सा प्रकृतिवाद का शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? एजुकेशन इज द नोशन ऑफ मैंस इवेल्युएशन फ्रॉम लोअर फॉर्म ऑफ लाइफ, या नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी है द इक्विप द इंडिविजुअल और द नेशन फॉर दिस स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस सो एज टू एंश्योर सर्वाइवल। सी ऑप्शन है टू हेल्प द पीपल टू लर्न टू बी इन हार्मनी विद एंड वेल अडेप्टेड टू देयर सराउंडिंग्स। फोर्थ ऑप्शन है टू इनकलकेट एथिकल एंड मॉरल वैल्यूज इन द पीपल्स। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है और आपको क्या लगता है ये मुझे बताइए। अगर आप इसे पॉज करके इसका आंसर भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस शिक्षा मनुष्य के निम्न जीवन रूपों से विकसित की धारणा है शिक्षा। ठीक है, ये कहना सही है, शिक्षा मनुष्य के निम्न जीवन रूपों से विकास की धारणा है, ये कहना सही नहीं है ना। अस्तित्व संघर्ष के लिए व्यक्ति राष्ट्र को सक्षम बनाना, ये भी नहीं हो सकता। वातावरण के अनुरूप ढलना सिखाना, नेचुरलिज्म, नॉट पूछ रहा है ना, नेगेटिव पूछ रहा है, नेगेटिव नॉट पूछ रहा है, एम नहीं है, उद्देश्य नहीं है नेचुरलिज्म का। ठीक है, तो कौन सा नहीं है, नॉट में पूछ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 53 का। क्वेश्चन नंबर 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 54, विच इज नॉट द नेचर ऑफ फिलोसफी। निम्न में से कौन सा दर्शन का स्वरूप नहीं है? इट इज अ साइंस ऑफ नॉलेज, इट इज अ कलेक्टिव ensemble of various viewpoint, it is the planned attempt on search for the truth, it is the totality of man's creative ideas, not a nature of philosophy का nature नहीं है पूछ रहा है। निम्न में से कौन सा दर्शन का स्वरूप नहीं है, नॉट पूछ रहा है, नॉट पे फोकस करो, है ना, क्योंकि ये चीज हमें कंफ्यूज करती है जब हम नॉट को इस चीज को इग्नोर करते हैं, है ना। कभी कभी मुझे पॉजिटिव लेकर आंसर फिर लगा देते हैं, लेकिन नॉट पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इट इज द साइंस ऑफ नॉलेज। ये ज्ञान का विज्ञान है, फिलॉसफी, तो इसका एम है, ये एम तो है ना, ज्ञान का, है ना, तो ये ज्ञान का विकास है, एम है ये भी, है ना, ये तो एम है ना। इट इज अ कलेक्टिव असेंबल ऑफ वेरियस व्यू पॉइंट, विभिन्न दृष्टिकोण का समूह है, ये भी ठीक है स्टेटमेंट, है ना।
दर्शन का स्वरूप है, ये भी है, और सत्य की खोज का नवन प्रयास है ना, इट इज द प्लान अटेम्प्ट ऑन सर्च ऑफ द ट्रूथ, ये भी है, लेकिन ये नहीं है ना, ये नहीं है ना, मानव की रचनात्मकता की संपूर्णता है ना, इट इज द टोटलिटी ऑफ मैन्स क्रिएटिव आइडियाज, ये फिलोसफी का उद्देश्य नहीं है, दर्शन का स्वरूप नहीं है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55, on what is based the need for teaching philosophy of education, शिक्षा दर्शन पढ़ाने की आवश्यकता किस पर आधारित है? All people are not alike, सभी विद्यार्थी समान नहीं होते। Different system of education found in different countries, विभिन्न देशों की अलग शिक्षा प्रणालियाँ। C है different philosophies express different point of view on every aspect of education, different way of teaching learning। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझ लो, शिक्षा दर्शन पढ़ाने की आवश्यकता इस पर आधारित है, यानी कि ऑन व्हाट इज बेस्ड द नीड फॉर टीचिंग फिलोसफी ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो इसको पॉज करके आप भी आंसर लगाइए कि हो सकता है आप ये सोचिए कि डीएसएसबी एग्जाम्स में आया है और इस पर्पज से आप इस पे लगाइए और फिर देखिए कि आप कितना समझ पा रहे हैं क्वेश्चन को, और उस समझ के अनुसार आपका आंसर सही है या गलत है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑल व्यू पॉइंट आर अलाइक, सभी विद्यार्थी समान नहीं होते। ठीक है, ये तो नहीं हो सकता। डिफरेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन फाउंड इन डिफरेंट कंट्रीज, है ना, देशों की अलग अलग शिक्षा प्रणालियां हैं, ये भी कहना सही नहीं है। डिफरेंट फिलोसफीज एक्सप्रेस डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू ऑन द एवरी एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन, ये कहना सही है कि विभिन्न दर्शन शिक्षण के हर पक्ष में अलग अलग मत रखते हैं, ये कहना सही है ना, लेकिन डिफरेंट वे ऑफ टीचिंग लर्निंग ये कहना गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 55 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 56, अब हम देखते हैं 56, तो 56 में क्या है क्वेश्चन में, विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट फिट इनटू द स्कीम ऑफ एजुकेशनल गोल ऑफ द आइडियलिज्म, आदर्शवादियों के शैक्षिक उद्देश्यों में कौन फिट नहीं हो बैठता, है ना, डज नॉट, है ना, डज नॉट पूछ रहा है, फोकस करेंगे डज नॉट पे, है ना, नॉट पूछ रहा है, नेगेटिव पूछ रहा है। तो केयर ऑफ बॉडी, मॉरल वैल्यूज, स्किल्स, सेल्फ एक्सप्रेशन, है ना, विच अमंग, आदर्शवादी के शैक्षणिक उद्देश्यों में कौन फिट नहीं होता, आदर्शवादी नेचुरलिज्म में। तो केयर ऑफ बॉडी ऐसी चीज, तो अगर हम देखेंगे तो स्कीम आइडियलिस्ट जो होते हैं वो चीज इस चीज को नहीं मानते, लेकिन मॉरल वैल्यूज तो है ना, स्किल्स भी है, सेल्फ भी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केयर ऑफ बॉडी, ये चीज नहीं है। आदर्शवादी के शैक्षणिक उद्देश्यों में कौन फिट नहीं होता, तो केयर ऑफ बॉडी ये फिट नहीं होता आदर्शवादियों के शैक्षणिक उद्देश्यों में, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 आप देखिए, रिलीजियस एजुकेशनल इज स्ट्रांगली एडवोकेटेड बाय, धार्मिक शिक्षा का प्रबल समर्थन करता है, कौन करता है धार्मिक शिक्षा का प्रबल समर्थन, कौन करता है, प्रैग्मेटिस्ट करते हैं, आइडियलिस्ट करते हैं, रियलिस्ट करते हैं या एग्जिस्टेंशियलिस्ट करते हैं। धार्मिक शिक्षा का प्रबल समर्थन करता है, कौन करता है, तो इसका जो प्रबल समर्थन करते हैं वो आइडियलिस्ट करते हैं, ठीक है। अगर हम देखें तो आपने जो आइडियलिज्म होता है, नेचुरलिज्म होता है, प्रैग्मेटिस्टिज्म होता है, ये जो फिलोसफी ऑफ एजुकेशन है वो आपका पढ़नी ही पड़ेगी।
देखिए एज पर द आज करंटली जो आप देखते हो सिलेबस उसमें ये चीज़ें हालांकि ना हो, लेकिन आप देखोगे तो आपको फिलोसफी एजुकेशन पढ़नी ही पड़ेगी। फिलोसफी ऑफ एजुकेशन ज़रूरी है, ये एग्जाम्स में बहुत पूछी जाती है ना। तो क्वेश्चन नंबर 58 पे आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है ये हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टराइज्ड बाय रियलिज्म इन एजुकेशन। ठीक है, प्रॉपर आपको बोर्ड पे दिख ही रहा होगा क्वेश्चन। ठीक है, मैं साइड में हट जाता हूँ, कुछ लोग कहते हैं बीच में खड़े हो जाते हैं क्वेश्चन नहीं दिखता है, तो साइड हो जाता हूँ इसलिए मैं, ताकि क्वेश्चन आप देख सको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रिटिसाइज्ड बाय रियलिज्म इन एजुकेशन। यथार्थवाद शिक्षा में निम्न में से किसकी आलोचना नहीं करता, कि किसकी आलोचना नहीं करता। विद्यालय की है ना, टीचर्स डिनाइड द वैल्यूज ऑफ स्कूल्स को करिकुलर एक्टिविटीज नहीं करता, तो ये तो नहीं होगा है ना। विद्यालय की सहपाठी गतिविधियों का महत्व न मानने वाले शिक्षक, है ना, महत्व नहीं मानने वाले शिक्षक, ये तो नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव बात कर रहा है ना। पीपल क्रेविंग फॉर नॉलेज फ्रॉम बुक्स फॉर द रिप्रोड्यूसिंग इन एग्जामिनेशन। परीक्षा के लिए किताबों से रटने वाले छात्र, 58। अब रटना क्या सही है? सही है रटना? नहीं, तो ये भी नहीं होगा, है ना। ऑर्गेनाइजिंग स्कूल इन अ वे दैट इज conducive टू प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इन सिटीजनशिप। विद्यालयों को नागरिकों के व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए व्यवस्थित करना और बच्चों के जीवन से दूर शिक्षण, है ना। टीचिंग वे से ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम लाइफ ऑफ द चाइल्ड, ये कहना गलत है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा, क्योंकि यही एक पॉजिटिव बात कर रहा है ना। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है व्हाट इज द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पोटेंशियलिटीज एजुकेशन। शिक्षा में मानवीय क्षमताओं का विकास क्या कहलाता है? शिक्षा में मानवीय क्षमताओं का विकास क्या कहलाता है? इंडिविजुअल एम कहलाता है, सोशल एम कहलाता है, इंडिविजुअल एज वेल एज सोशल एम, या स्पेसिफिक एम कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 59 का। इंडिविजुअल एम, है ना, शिक्षा में मानवीय क्षमताओं का विकास क्या कहलाता है? तो व्यक्तिगत उद्देश्य, है ना, इंडिविजुअल एम कहलाता है। मानवीय क्षमता इंडिविजुअल एम्स ही है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। क्वेश्चन नंबर 60 है प्रिपेयरिंग द चाइल्ड फॉर फ्यूचर लाइफ एज एन एम ऑफ एजुकेशन इज प्रिपेयरिंग चाइल्ड फॉर। भविष्य जीवन की तैयारी का अर्थ बताइए, है ना। Some suitable vocation, some particular course of study, facing all kind of emergencies and situation of future life, a happy married life, है ना। अच्छा, एक लॉजिक और लगाते हैं स्टूडेंट्स, वो ये है कि जो बड़ा आंसर होता है वो करेक्ट होता है। जैसे इसमें से ये देखेंगे ज़्यादा लंबा है, इसको ज़्यादा कुछ कह रहा है, तो ये आंसर होगा सी, है ना। ऐसा कुछ कहते हैं, तो हर बार ये नहीं होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। तो क्वेश्चन को पढ़ें, समझें, ऑप्शंस को उसके अकॉर्डिंग ही आंसर लगाएं, है ना। तुक्के लगाने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यहाँ स्कोर करना कंपलसरी है। स्कोर नहीं करोगे तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 60 आप इसको पॉज करके एक बार अपना आंसर भी लगाइए। फेसिंग काइंड ऑफ इमरजेंसीज एंड सिचुएशन ऑफ फ्यूचर लाइफ, है ना। सब सिचुएशन वोकेशनल। देखो ये कहना सही नहीं है, ये कहना सही नहीं है, ये कहना सही नहीं है, सिंपल इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। भविष्य की हर परिस्थितियों का सामना कर लेना, ये है। यहाँ पर ये पॉजिटिव है, बात कह रहा है। इसके अकॉर्डिंग भविष्य के जीवन की तैयारी का अर्थ क्या है? तो भविष्य के हर परिस्थितियों का सामना करना ही क्या है? भविष्य जीवन की तैयारी है।
ठीक है, ये कहना यहाँ सही है, लेकिन हर बार आपका भी सोचो कि ये लंबा है इसलिए आंसर सही है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन सोशलाइजेशन मीन्स, है ना, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण का अर्थ बताइए। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आसानी से इसका आंसर कोई भी दे सकता है। वो है 61 का आंसर, 61 का कोई भी आंसर दे सकता है इजीली। तो हमें पता है कि सोशलाइजेशन क्या होता है। सोशलाइजेशन क्या है? सोशलाइजेशन है एडजस्टिंग, है ना, एडेप्टिंग, एडजस्टिंग एंड सोशल एनवायरनमेंट। तो इसका आंसर तो बहुत सिंपल है, क्योंकि हमने सोशलाइजेशन इतना पढ़ा है, ये तो हमने सीटेट में भी इतना पढ़ा होता है कि हमें ये चीज़ें वर्ड्स देखते ही हमें पता चल जाता है। इसके डेफिनेशंस के ये वर्ड ही अगर आपको पता हो तो आप इजीली इसका आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं। वाइगोत्स्की की emphasize the significance of the role played by which of the following factor in the learning of children, hereditary, moral, physical या social। तो वाइगोत्स्की की किसकी बात करते हैं? हेरिडिटी की, मोरल की, फिजिकल की या सोशल की। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। हेरिडिटी, मोरल, फिजिकल, तो ये आंसर हो जाएगा इसका सोशल। तो ये इसकी ही बात करते हैं, सोशल की, है ना, क्योंकि डेवलपमेंट, ये मानते हैं डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट में सबसे बड़ा रोल सोसाइटी का होता है ना, ये ऐसा मानते हैं। तो ये चीज़ इनके लिए कॉन्टेक्स्ट में यही होगी। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 63 है व्हेन अ चाइल्ड विद अ डिसेबिलिटी फर्स्ट कम टू स्कूल द टीचर शुड। जब कोई दिव्यांग बच्चा पहली बार स्कूल आएगा या स्कूल में आएगा तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, है ना, विशेष विद्यालय भेज देना चाहिए, अन्य छात्रों से अलग करना चाहिए, या माता पिता से चर्चा कर संयुक्त योजना बनानी चाहिए, या प्रवेश परीक्षा देनी चाहिए, है ना, एडमिशन का टेस्ट लेना चाहिए उस डिसेबल पर्सन से। तो इसमें क्या ऑप्शन सही है? ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आप देखो ध्यान से तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये वाला। तो इजी है, आप आसानी से आंसर इसका दे सकते हैं। तो भाई अगर पहली बार बच्चा स्कूल आ रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो डिस्कस विद द चाइल्ड, है ना, पेरेंट्स से, है ना, तो माता पिता से चर्चा कर संयुक्त योजना बनानी चाहिए। ये कहना बिल्कुल सही है, ये पॉजिटिव है और यही करना चाहिए। इसकी जगह कभी कभी हो सकता है कि ये ना करे तो काउंसलिंग करवानी चाहिए, या काउंसलिंग बच्चे की करनी चाहिए। तो ऐसे वर्ड्स अगर दिखें तो वो आंसर होगा इसका, है ना। और कभी कभी दोनों ऑप्शन में दिखाई देगा, काउंसलिंग भी और ये भी। तो फिर ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन में ए और बी इस तरह से लिखा होगा, ए और बी या बी और सी करेक्ट है, तो इस तरह से, है ना, वो ऑप्शन हो जाएगा फिर इसके अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं ना, क्वेश्चन नंबर क्या ना, क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं। एरर ऑफ लर्निंग ऑफन इंडिकेट, विद्यार्थियों की त्रुटियां अक्सर दर्शाती हैं, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि जो एरर होते हैं वो लर्निंग का ही पार्ट होते हैं, है ना, जो गलतियां हैं, त्रुटियां हैं, वो लर्निंग का एक हिस्सा है, पार्ट ऑफ लर्निंग है, एरर्स आर पार्ट ऑफ लर्निंग, है ना। तो इसमें से क्या सही है? विद्यार्थियों की त्रुटियां अक्सर दर्शाती हैं हाउ दे लर्न, द नीड फॉर द मैकेनिकल ड्रिल, या सीखने के अभाव, सामाजिक आर्थिक स्थितियां। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में मैं भी थोड़ा कंफ्यूज था, हालांकि जब मैंने ये क्वेश्चन देखा था तो मैंने इसका आंसर जो है वो लगाया कुछ और था, लेकिन इसका आंसर की में जो आंसर था ना वो कुछ और था, है ना। तो अगर हम इसको ध्यान से पढ़ें तो इसका जो आंसर है क्या होना चाहिए? तो ये कह रहा है कि विद्यार्थियों की त्रुटियां अक्सर दर्शाती हैं सामाजिक आर्थिक स्थिति दर्शाती हैं, तो ऐसा तो कुछ तो हो नहीं सकता। एब्सेंस ऑफ लर्निंग, सीखने का अभाव नेगेटिव है ना। यांत्रिक अभ्यास की, है ना, ड्रिल की बात हो रही है यहाँ, तो ये भी क्या है? गलत होना चाहिए। आंसर क्या होना चाहिए? वे सीखते कैसे हैं, है ना। क्या है आंसर? क्या है कि वे सीखते कैसे हैं, ये है ना। मैंने भी यही लगाया था जब मैंने इसके आंसर की देखी डीएसएसबी की, तो आंसर की में इसका आंसर क्या था? ये था ऑप्शन नंबर 20 का आंसर की में दे रखा था। अब मुझे नहीं पता कि वो आंसर ठीक है या नहीं है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो आंसर ए ही होना चाहिए, है ना। हो सकता है कि दे दिया हो गलत और बाद में इसको चैलेंज किया गया हो और फिर आंसर की में चेंज किया गया हो, लेकिन मेरे पास जो आंसर की इसकी है अवेलेबल उसके अकॉर्डिंग तो इसका बी आंसर है, लेकिन होना क्या चाहिए? ए।
है ना। तो इसमें जो कंसीडर आप करें वो ए ऑप्शन करें, ठीक है, क्योंकि मैंने अच्छे से इसको और स्टडी करा अच्छे से और इसके बारे में देखा, तो मुझे ए ही आंसर इसका बेस्ट लगा और यही आंसर इसका है ना। शायद इसको चैलेंज किया गया और इस पर मार्क्स मिले होंगे सबको, है ना। उस समय तो ऑफलाइन मोड में होता था, आज के समय में कंप्यूटर पे होता है, सीबीटी मोड में होता है, लेकिन ऑफलाइन जैसे सीटेट का एग्जाम होता है, इसी सीटेट का पेपर आता है ना, हमें जाना पड़ता है स्कूल में, हमें ऑफलाइन मोड में देते हैं, तो इसी तरह से ये भी ऑफलाइन मोड में पहले होता था। तो ये मिस्टेक वगैरह हो सकती है आंसर की में, तो आप थोड़ा देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 पढ़िए। करंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल रिटार्डेशन इन साइकेट्री डज नॉट, है ना, डज नॉट, डज नॉट। ये कह रहा है मनोचिकित्सक में नागरिक मानसिक मंदता, मनोचिकित्सक में मानसिक मंदता की वर्तमान समझ में शामिल नहीं है ना, वर्तमान मनोचिकित्सा में ना, साइकेट्री में, है ना। ये कहना चाह रहा है कि साइकेट्री में, साइकेट्री होती है ना, उसमें मेंटल रिटार्डेशन जो है उसमें शामिल नहीं है। क्या चीज़ शामिल नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो बुद्धि और उसकी बाधा की आत्मक समझ यानी टियोलॉजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटेलिजेंसी एंड इट्स इम्पेयरमेंट, ये तो शामिल है, ये तो शामिल है साइकेट्री में। असेसमेंट मेथड एंड मैनेजमेंट ऑफ द एसोसिएटेड, है ना, कॉमोर्बिडिटी, सहायता रोगों का मूल्यांकन प्रबंध, ये भी शामिल है ना, ये भी शामिल है। नॉट क्लिनिकली रिकॉग्नाइज्ड एज अ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, है ना, ये चीज़ तो नहीं, ये चीज़ भी देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं पूरे ऑप्शन को। नीड टू मीट क्राइटेरिया ऑफ इम्पेयरमेंट एंड डिसफंक्शन टू बी कॉल्ड डिसऑर्डर, ये साइकेट्री में ये भी होता है ना। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। इस चीज़ को शामिल नहीं किया जाता मेंटल रिटार्डेशन के कॉन्टेक्स्ट में साइकेट्री, ठीक है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं कि पीपल विद माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन यूजुअली, है ना, माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, है ना। तो मेंटल रिटार्डेशन के जो लेवल्स होते हैं सीवियरिटी बेस पे, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड, तो ये बोल रहा है कि माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन यूजुअली, हल्के मानसिक मंदता वाले लोग सामान्यतः डज नॉट डेवलप स्पीच, ऐसा नहीं है। कैन नॉट एंगेज इन क्लिनिकल इंटरव्यू, ऐसा भी नहीं है ना, यानी क्लिनिकल इंटरव्यू नहीं दे सकते, ऐसा कुछ तो नहीं है। अब बचे दो ऑप्शन, या तो सी हो सकता है आंसर या फिर डी हो सकता है आंसर, है ना। तो कैन नॉट अचीव फुल इंडिपेंडेंस, नहीं, ऐसा कहना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। मुख्य कठिनाई, है ना, यानी कि मेन डिफिकल्टीज आर विद रिगार्ड टू एकेडमिक्स, स्कूल वर्क, ये सब करवाते हैं एकेडमिक्स वगैरह में, ये थोड़ा परफॉर्म कर पाते हैं माइंड, है ना, और एजुकेशन भी ले पाते हैं, तो ये कहना बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67, पीपल विद मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन यूजुअली हैव, मध्यम मानसिक मंदता वाले लोगों में सामान्यता होती है लिमिटेड लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स, सेल्फ केयर एंड मोटर स्किल्स आर गुड, दे कैन नॉट लर्न बेसिक स्किल ऑफ रीडिंग, राइटिंग, काउंटिंग, एज एडल्ट कैन नॉट डू सिंपल स्ट्रक्चर प्रैक्टिकल वर्क। चारों में से कौन सा ज्यादा बेहतर लग रहा है मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन के कॉन्टेक्स्ट में, है ना, कौन सा ज्यादा बेहतर लग रहा है मॉडरेट की केस में। तो सेल्फ केयर एंड मोटर स्किल्स आर गुड, ये कहना तो लिमिटेड लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स, है ना, लिमिटेड लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स, ये थोड़ा ठीक लग रहा है ना, लेकिन बाकी ऑप्शन चेक करते हैं। सेल्फ केयर एंड मोटर स्किल्स आर गुड, ये तो नहीं हो सकता। They cannot learn basic skills of reading, writing and counting, पढ़ना लिखना गिनना नहीं सीख सकते, सीख नहीं सकते, कौन से मॉडरेट,
नहीं यार, मॉडरेट वाले तो कुछ हद तक सीख पाते हैं, है ना, पूरा ना सीख लेते हैं, कुछ तो सीख ही लेते हैं, सिखा देते हैं। स्पेशल एजुकेटर की बात की है, जब सिखा नहीं पाएंगे, है ना, हाथ पैर काम तो कर रहे होते हैं ना उनके, सिखा देते हैं, इतनी तो उनमें वो होती है। मॉडरेट है ना तो सीख लेगा, एजुकेशन भी ले लेता है तीसरी क्लास तक जहाँ तक है ना। एज एडल्ट कैन नॉट डू सिंपल स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिकल वर्क, है ना, व्यस्त होकर भी सरल व्यवहारिक कार्य नहीं कर पाते, तो सरल और नहीं वो कर लेते हैं, कुछ हद तक सिंपल इंस्ट्रक्शंस वगैरह हम करा देते हैं। लिमिटेड लैंग्वेज इन कॉम्प्रीहेंसिव स्किल्स, ये कहना ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 का क्वेश्चन आंसर जो हो जाएगा वो आज हो जाएगा ए, है ना, ये कहना सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 क्वेश्चन देखिए। इन पीपल विद सीवियर मेंटल रिटार्डेशन, इन पीपल विद सीवियर मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है, अब सीवियर है वो, माइल्ड पूछा, फिर मॉडरेट पूछा और फिर सीवियर पूछा, है ना। द कॉज इज अनलाइकली टू बी विद ऑर्गेनिक इटियोलॉजी, कारण जैविक नहीं होता, इसका सीवियर का जैविक नहीं होता, है ना, ये कहना सही नहीं है ना। ऑफन डू नॉट हैव मोटर इम्पेयरमेंट, न्यूरोसाइकेट्रिक सीक्वल, हैव अ गुड एकेडमिक अचीवमेंट, सीवियर है, एकेडमिक अचीवमेंट गुड होगी उनकी, हो नहीं सकता। क्लिनिकल पिक्चर इज सिमिलर टू मॉडरेट रिटार्डेशन, है ना, मॉडरेट रिटार्डेशन, है ना, चित्र माध्यम मनता जैसा, है ना। क्लिनिकल पिक्चर इज सिमिलर टू मॉडरेट रिटार्डेशन, ये कहना ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, है ना, ये गलत होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट है, ठीक है, ये चीज आप ध्यान से देख लेना। 69 क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें तो साइकोपैथोलॉजी इन मेंटल रिटार्डेशन, है ना, मानसिक मंदता में मनोविकृति क्या है, विकृति, साइकोपैथोलॉजी इन मेंटल रिटार्डेशन, है ना। तो कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन कॉग्निटिव एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, observation and information from career in the important diagnostic necessity, all of the above। साइकोपैथोलॉजी मेंटल रिटार्डेशन क्या है ना, इसके बारे में मैं अलग से भी बताऊंगा ये चीज़ क्या होती है ना, जब मैं मेंटल रिटार्डेशन की और भी वीडियो बनाऊंगा ना तो उसमें इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल हम एमसीक्यूज कर रहे हैं तो मैं राइट आंसर इसका बताऊंगा, है ना। तो कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन कॉग्निटिव एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, है ना, कैन वेरी डिपेंडिंग, ठीक है। तो साइकोपैथोलॉजी इन द मेंटल रिटार्डेशन कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द कॉग्निटिव एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, तो ये कहना ठीक है। और वेरी डिपेंडिंग लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी कहना ठीक है। ऑब्जर्वेशन एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कैरियर इन द इम्पोर्टेंट डायग्नोसिटी, ये भी कहना सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, इसका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो 69 का डी हो जाएगा राइट आंसर। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 70। पीपल विद लर्निंग डिसेबिलिटी, है ना, उनको लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, वो क्या, कैन नॉट हैव सीवियर इम्पेयरमेंट इन वन पर्टिकुलर एरिया, कैन नॉट हैव अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ higher skills, can have a severe impairment in one area and particular area of the higher skills, all of the above, है ना। तो people with learning disability, है ना, एक क्षेत्र में गंभीर कमी और दूसरे क्षेत्र में उच्च कौशल, ये कहना सही है ना। तो इसका ये ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कैन हैव सीवियर इम्पेयरमेंट इन वन एरिया एंड पर्टिकुलरली एरिया ऑफ हायर स्किल्स, एक क्षेत्र में गंभीर कमी और दूसरे में उच्च स्किल्स हो सकती हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लर्निंग डिसेबिलिटी तो आपने डिटेल में कई बार पढ़ी होगी। क्वेश्चन नंबर 71,
विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट अ इनफॉर्मल असेसमेंट? इनफॉर्मल असेसमेंट है ना, इनफॉर्मल असेसमेंट है ना, फॉलोइंग नहीं है, नोट पूछ रहा है ना, नहीं है। ऑब्जर्वेशन, रेटिंग स्केल, तो ये नहीं है ना। इनफॉर्मल असेसमेंट और फॉर्मल असेसमेंट तो आपने सीटेट में भी पढ़ा होगा ना। ऑब्जर्वेशन, रेटिंग स्केल, डिस्कट, ये सब है, लेकिन ये वाला नहीं है ना, इनफॉर्मल असेसमेंट नहीं है ये। इसका ये हो जाएगा आंसर 72। क्वेश्चन नंबर 72, डैश इंक्लूड्स डेटा concerning family background and educational development. Case study, general behavior, genetic approach या एडुकेसी है ना। डैश में पारिवारिक पृष्ठभूमि, शैक्षणिक विकास से संबंधित आंकड़े शामिल होते हैं, वो होते हैं केस स्टडी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, केस स्टडी के। क्वेश्चन नंबर 73, फॉर ग्रोथ ऑफ अ चिल्ड्रन सम पेरेंट्स एंड टीचर्स वर ओवर कंसर्न अबाउट प्रोवाइडिंग डैश कंडीशन। बच्चों की वृद्धि के लिए कुछ अभिभावक और शिक्षक डैश परिस्थितियों दोनों को अधिक चिंतित रहते हैं, सर्टेन या फंडामेंटली पावरफुल या हेल्पफुल। चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, या आप मुझे बताइए। पॉज कर लीजिए चाहे तो वीडियो को, ये बताइए तो ये क्या है। बच्चे की वृद्धि के लिए कुछ अभिभावक और शिक्षक डैश परिस्थिति देने को अधिक चिंतित होते हैं, वो है हेल्पफुल है ना, स्वस्थ। यहाँ पर स्वस्थ आएगा। अगला करते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 74, A quantitative description of experience data is dash a measurement, dash अनुभवजन्य आंकड़ों का मात्रात्मक विवरण मापन कहलाता है, सिंपल, इंडिविजुअली, पर्टिकुलरली, नन ऑफ दीज। तो 74 है ना, तो क्वांटिटेटिव पूछ रहा है ये 74 का है ना, क्वांटिटेटिव पूछ रहा है, सिंपली, इंडिविजुअली, पर्टिकुलरली, नन ऑफ दीज। आंकड़ों का मात्रात्मक विवरण मापा जाता है, सिंपली मापा जाता है, इंडिविजुअली मापा जाता है, पर्टिकुलरली मापा जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये मापा जाता है सिंपली, है ना, यहाँ पर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है इसके, है ना। टू रीड द लेसन बिफोर टीचिंग इट इज कॉल्ड, पढ़ाने से पहले पाठ पढ़ना कहलाता है ना। तो ये तो सभी करते हैं टीचर्स के, पढ़ाने से पहले खुद पढ़ कर आते हैं, है ना, पूरी प्लानिंग करके आते हैं, लेसन प्लानिंग करके आते हैं, उसके बाद ही पढ़ाते हैं। तो ये क्या है, इसे आप क्या कहते हो? मेजरमेंट, टीचिंग प्रैक्टिस, प्रिपरेशन या लेसन प्लानिंग कहते हो? तो क्या कहते हो? तो कुछ लोग प्रिपरेशन भी लिख कर, है ना, टिक कर कर आ जाते हैं इसमें, है ना। तो इसका तो सिंपल आंसर कोई भी आसानी से दे सकता है। तो ये लेसन प्लानिंग है जो टीचिंग में हमें सबसे पहले सिखाई जाती है ना, ये सिखाई जाती है असेसमेंट वगैरह हाँ करने के बाद यही चीज़ सिखाई जाती है 75 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, टीचिंग शुड एम एट, है ना, टीचिंग शुड एम एट, शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए एनहांसिंग चिल्ड्रन नेचुरली डिजायर एंड स्ट्रेटेजीज टू लर्न, reading a lesson in the textbook, giving classroom homework, project work and conducting test, या बोथ बी और सी दोनों। तो बताइए टीचिंग शुड, ये एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप इजीली दे सकते हो। तो हम रीडिंग एंड लेसन इन द टेक्स्ट बुक ये तो हम नहीं करेंगे, टेक्स्ट बुक वाला काम पढ़ना है ना, कक्षा कार्य, गृह कार्य, है ना, ये सब भी नहीं करेंगे। तो बी और सी तो दोनों गलत हो गए, तो ये डी भी गलत ही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, चिल्ड्रन लर्न थ्रू, बच्चे सीखते हैं, एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंटेशन, मेकिंग एंड डूइंग थिंग्स, रीडिंग, डिस्कशन, लिसनिंग, थिंकिंग, रिफ्लेक्टिंग, या फिर एक्सप्रेसिंग ऑन सेल्फ इन स्पीच,
राइटिंग या ऑल ऑफ द अबव, है ना। तो चिल्ड्रन लर्न थ्रू, बच्चे सीखते हैं, कैसे सीखते हैं भाई, एक्सपीरियंस से। ये भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, और ये आप सीटेट की तरह समझिए क्वेश्चन, सीटेट की तरह ये क्वेश्चन समझिए। तो चिल्ड्रन लर्न थ्रू, तो भाई एक्सपीरियंस से, एक्सपेरिमेंट से, मेकिंग से, डूइंग थिंग्स, इससे भी बच्चे सीखते हैं, है ना। रीडिंग, डिस्कशन, ये सब भी चीज़ें, रिफ्लेक्टिंग, ये सब भी ज़रूरी है। एक्सप्रेशन ऑन सेल्फ स्पीच राइटिंग, ये भी सही है, ये भी, इससे भी आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 ना होता है इन द स्कूल, आउटसाइड द स्कूल, इन द स्कूल, आउटसाइड द स्कूल। भाई इन द स्कूल सीखना तो इसमें भी होता है ना। तो स्कूल में भी इंसान सीखता ही है, स्कूल के बाहर भी सीखता है ना। ओनली इन द क्लासरूम, सिर्फ क्लासरूम में सीखता है, ये कहना गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर इसका करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, द एबिलिटी टू मेक अ सेट ऑफ क्वेश्चन फॉर अ गिवन आंसर इज वैलिड टेस्ट ऑफ लर्निंग। दिए गए उत्तर के लिए प्रश्न बनाना, है ना, सीखने की वैध परीक्षा है। एग्री, मतलब ये एक तरह की स्टेटमेंट टाइप है। तो सब एग्री और डिसएग्री हो, स्ट्रांगली डिसएग्री हो रही हो। चिल्ड्रन कांट मेक फ्रेम क्वेश्चन, मतलब बच्चे प्रश्न नहीं बना सकते, है ना। तो क्वेश्चन कह रहा है दिए गए उत्तर के लिए, है ना। अच्छा, जो आंसर दिया गया है ना उसके लिए क्वेश्चन बना पाना, इस तरह की जो बना पाने की, सीखने की वैध परीक्षा का परीक्षा होती है। तो उसके लिए आप एग्री हो, डिसएग्री हो, स्ट्रांगली डिसएग्री हो, या चिल्ड्रन कांट फ्रेम क्वेश्चन। तो क्या लगता है आपको, ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर थोड़ा दिमाग पे जोर डालोगे तो आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, आप मुझे देख के बताएंगे। एग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, है ना। होना पाना सीखने की वैध परीक्षा है, इस बात से हम हैं। डिसएग्री तो नहीं होंगे, है ना। स्ट्रांगली डिसएग्री, है ना, ये और ये तो नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ए, एग्री है। क्वेश्चन नंबर 80, करिकुलम। ये तो आसान है, करिकुलम वाला तो इजी होते हैं क्वेश्चन, आसानी से आंसर इसका दे दिया जाता है। तो करिकुलम क्या है, अ टेक्स्ट बुक है, अ बुक ऑफ डूज एंड डोंट फॉर टीचर, अ प्रोग्राम ऑफ स्टडी, अ बुक ऑफ इंटेलिजेंट क्रिटिसिज्म, है ना। क्रिटिसिज्म तो वही नहीं होगा, है ना। एक टेक्स्ट बुक भी नहीं होगी, है ना, सिर्फ टेक्स्ट बुक ये भी नहीं होगी। तो बी और सी में से इसका एक आंसर हो सकता है ना। तो अब प्रोग्राम ऑफ स्टडी, है ना, डू एंड डन फॉर द टीचर, शिक्षक के लिए नियम पुस्तिका भी नहीं है, ये है आपका प्रोग्राम ऑफ स्टडी है, करिकुलम। तो इसका सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, अंडरस्टैंडिंग एंड यूज ऑफ लैंग्वेज अनेबल द चाइल्ड टू, भाषा की समझ और उपयोग बच्चों को सक्षम बनाता है। इस चीज के लिए बनाता है सक्षम। विचारों के बीच संबंध बनाने में, लोगों और वस्तुओं से, है ना, आसपास की दुनिया से जुड़ने में, या उपरोक्त सभी, है ना। तो भाई ये है भाषा की समझ उपयोग बच्चों को सक्षम बनाती है विचारों के बीच संबंध बनाने में, ठीक है कहना, है ना। पीपल एंड थिंग्स, लोगों और वस्तुओं से, ठीक है। रिलेट टू द वर्ल्ड अराउंड द, है ना, आसपास की दुनिया से जुड़ने में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जब सारी स्टेटमेंट सही हैं, पॉजिटिव बात कह रही हैं, है ना, अंडरस्टैंडिंग यूज ऑफ लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में, तो ये बात सही है। क्वेश्चन नंबर 82, द व्यू डेट एडजस्टमेंट डिफरेंट फ्रॉम माल एडजस्टमेंट इन डिग्री
rather than in kind. It's is psychologically समायोजन और असमयोजन प्रकार में नहीं बल्कि मात्रा में भिन्न होते हैं। ये कथन मनोवैज्ञानिक रूप से करेक्ट है, इनकरेक्ट है, करेक्ट समटाइम्स, है ना, या इनकरेक्ट इन सर्टेन सिचुएशंस। 82 का क्या आंसर होगा? ये कहना सही है, गलत है, क्या है आपके अकॉर्डिंग? ये कहना सही है या गलत है? तो ये कहना प्रकार के नहीं बल्कि मात्रा में भिन्न होते हैं, है ना। एडजस्टमेंट और माल एडजस्टमेंट, है ना, तो ये कहना बिल्कुल इनकरेक्ट नहीं है, कभी कभी नहीं हो सकता, सर्टेन सिचुएशंस में नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ये बात कहना सही है। ठीक है, आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 83 पे। विच मे नॉट बी आ सिम्टम्स ऑफ माल एडजस्टमेंट। निम्न में से कौन सा असमयोजन का लक्षण नहीं हो सकता? नॉट पूछ रहा है, नॉट पे फोकस करना है, कभी अब पॉजिटिव ले जाओ इस चीज को, तो नॉट पे। नेल बाइटिंग, है ना, डे ड्रीमिंग, सेल्फनेस या एक्सेसिव रीडिंग फॉर विकेरियस एक्साइटमेंट, अत्यधिक पढ़ना, है ना। अच्छा, इनकी जो हिंदी है वो प्रॉपर अगर नहीं लिखी हुई है, कहीं कहीं किसी क्वेश्चन में प्रॉपर नहीं है, लेकिन इंग्लिश परफेक्ट है। इंग्लिश को आप कंसीडर करेंगे अगर हिंदी में थोड़ी मिस्टेक हो तो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 83 का नॉट पूछ रहा है ना, तो ये आपको बताना है नॉट में, है ना। तो नेल बाइटिंग नॉट विद द सिम्टम्स ऑफ माल एडजस्टमेंट। माल एडजस्टमेंट का तो ये भी है, ये भी है। सेल्फनेस नहीं है, ये भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सेल्फनेस ये नहीं है ना, सिम्टम। क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 है विच इज नॉट इंक्लूड इन द स्पेशल प्रोविजन फॉर डीलिंग विद द गिफ्टेड चिल्ड्रन। प्रतिभाशाली बच्चे के लिए विशेष प्रावधानों में कौन शामिल नहीं है? नॉट पूछ रहा है, इस चीज पे फोकस करें। क्वेश्चन कभी कभी बड़ा होता है लेकिन उसमें नॉट बीच में लिख दिया जाता है, एक्सेप्ट लिख दिया जाता है, लीस्ट लिख दिया जाता है, तो हम इन चीज़ों को हमें मतलब मिस हो जाती हैं और हम इसका पॉजिटिव आंसर दे देते हैं। आंसर नेगेटिव पूछा है ना। तो कभी कभी हम इस तरह की मिस्टेक्स हमसे हो जाती हैं, तो ये आप थोड़ा ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो एक्सेलरेशन, एडेप्टेशन, एनरिचमेंट, एबिलिटी ग्रुपिंग, स्कीम ऑफ स्पेशल स्कॉलरशिप और अवार्ड्स, है ना। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए विशेष प्रावधानों में कौन शामिल नहीं है? विशेष प्रावधानों में ये भी शामिल है ना, एक्सेलरेशन भी शामिल है, एडेप्टेशन ऑफ एनवायरनमेंट, है ना, या एनरिचमेंट कह लो, एनरिचमेंट आगे बढ़ाना, एबिलिटी ग्रुपिंग भी शामिल है, लेकिन ये शामिल नहीं है ना। ये एक नेगेटिव बात कर रहा है स्कॉलरशिप और अवार्ड्स की बात, है ना। Question number 85. For dealing with the gifted child, which is the most realistic and practicable approach? देखो कभी कभी किसी क्वेश्चन में हो सकता है आपको लगे कि ये आंसर तो है नहीं, ये तो गलत है, जैसे मैंने आंसर लगाया ये नहीं है, ऊपर वाला है ना। तो देखो अगर आप डीएसएसबी के आंसर की देखोगे ना, ऑफिशियल आंसर की, तो उसमें जो आंसर्स है ना, मैं आपको वही बता रहा हूँ, है ना। कुछ कुछ में मुझे भी डाउट है क्योंकि उनके आंसर किए में कुछ कुछ मुझे भी नहीं लगते कि यार डी ऑप्शन तो उन्होंने दे रखा है लेकिन सी ही है इसका आंसर, है ना, तो स्ट्रांगली ऐसा मुझे भी लगता है। लेकिन ये क्वेश्चंस के आंसर जो है जितने भी बताए मैं डीएसएसबी के आंसर के अकॉर्डिंग है, ये आपको समझना होगा। कुछ कुछ मुझे भी, जैसे अभी पिछला वाला बताया ना मैंने, उसका आंसर ए था लेकिन उसमें दे रखा है बी आंसर की में, है ना। तो कुछ कुछ चीज़ें गलत हैं उसमें, या आंसर की कह लो कि आंसर की जो उन्होंने दी है उसे चैलेंज किया गया होगा और आंसर की को रिवाइज किया गया होगा, उसमें वो आंसर सही होकर आया होगा, उसको उस पर नंबर सबको मिलेंगे, तो ऐसा होता है। तो आप पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 देख लो क्या है। प्रदेश फॉर डीलिंग विद द गिफ्टेड चाइल्ड विच इज द मोस्ट रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकेबल अप्रोच। प्रतिभाशाली बच्चों से निपटने का सबसे व्यवहारिक तरीका कौन सा है? Enrichment alone, acceleration alone, segregation and combination of all these, है ना। 85,
है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल, इन सभी का संयोजन। गिफ्टेड के लिए एनरिचमेंट अलोन, समृद्धि करना, ये सही है ये चीज़। एक्सेलरेशन अलोन, ये भी। सेग्रीगेशन, ये भी। तो ऑल ऑफ द, है ना, यहाँ पर डी ऑप्शन ज़्यादा सही है। कॉम्बिनेशन ऑफ सभी चीज़ों का कॉम्बिनेशन ज़्यादा बेस्ट है ना। ये भी ठीक है अपने आप में, ये भी अपने आप में ठीक है। सेग्रीगेशन है ना, क्योंकि गिफ्टेड में अलग अलग कैपेबिलिटी होती है। कोई गाने में अच्छा होता है ना, कोई ड्राइंग में अच्छा होता है, तो उनकी कैपेबिलिटीज़ होती हैं गिफ्टेड चिल्ड्रन। गिफ्टेड उन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि गॉड गिफ्ट से कुछ ना कुछ उन्हें मिला है। जैसे आपने एक युवराज मूवी सलमान खान की देखी होगी ना, उसमें जो अनिल कपूर है वो गाने में बहुत अच्छा होता है सिंगिंग, तो वो क्या है, गिफ्टेड है। जैसे जीनियस डिसऑर्डर होता है, जीनियस होता है, किसी एक स्किल्स उसके पास थी, गाने की स्किल्स उसके पास थी, है ना। क्वेश्चन नंबर 86 है, विच इज अ मोर एडुकेट डेफिनेशन ऑफ एक्सेप्शनल चाइल्ड। एक्सेप्शनल चाइल्ड कौन होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, है ना। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे इससे रिलेटेड क्या बात हो रही है। असाधारण बच्चों की अत्यधिक उपयुक्त परिभाषा कौन सी है, कौन सी आपको बेस्ट लग रही है ना। अत्यधिक, ही इज द इंटेलेक्चुअली वेरी सुपीरियर, ही इज इमोशनली अंडरडेवलप्ड, he is a socially much different from others, he is the one of who है ना, divides from the normal child in mental, physical, social characteristic to such as the extent that he require a modification of school practices, है ना। तो आप इसका एक बार पॉज करके ध्यान से पढ़ के इसका जरूर आंसर लगाएं और कमेंट में जरूर बताएं, है ना। तो इसका जो सही हो जाएगा कि इसके रिलेटेड जो डेफिनेशन कहती है वो यही वाली कहती है ना, कि जो मानसिक और शारीरिक सामाजिक रूप से सामान्य से इतना भिन्न हो कि विद्यालय प्रणाली में परिवर्तन आवश्यक हो, है ना, उनके नीड्स के अकॉर्डिंग ही चेंजेस किए जाएं, तो वो है। क्वेश्चन नंबर 87, है ना। इसमें मैं ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस है ना, पहले के समय में एक सिलेबस नहीं था प्रॉपर, तो इस तरह से आते थे क्वेश्चंस, लेकिन अब इस टर्मिनोलॉजीज में या इस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चंस को नहीं पूछे जाते, लेकिन पीवाईक्यू है तो करना इंपॉर्टेंट तो हो ही जाता है ना, इस वजह से, है ना। लेकिन मैं 2018 वाला जब कराऊंगा तो मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करा करूंगा, हर एक क्वेश्चन को प्रॉपर अलग से बताऊंगा अभी कि ये चीज़ क्या होती है, ये चीज़ क्या होती है, ये चीज़ क्या होती है ना। लेकिन इस वाले पेपर में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, 2014 वाले में टीजीटी हो चाहे पीआरटी, 2018 वाले में दोनों में एक्सप्लेन किया करूंगा। 87 है क्वेश्चन नंबर, अ गिफ्टेड चाइल्ड इज नेवर, देखो गिफ्टेड से तीसरा क्वेश्चन आया है, तो गिफ्टेड के बारे में मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा। अ गिफ्टेड चाइल्ड इज नेवर एवर डिफाइंड एज अलोन, है ना। क्वेश्चन नंबर, प्रतिभाशाली बच्चों को कभी इस रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता, किस रूप में, गिफ्टेड। तो 4 ऑप्शन है इसमें, चारों में से कौन सा सही होगा, वो इज IQ 40 अबव, ये तो कहना सही है भाई, अबव होता है। whose performance the consistently remarkable in the music, art, social, leadership and other form of expression, राजनेता उत्कृष्ट होते हैं, ये कहना भी सही है ना। whose ability is within the upper 2-3 आदि परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, तो इसमें 2-3% हो, हाँ 2-3% है ये, है ना। is the extremely different from others of his age, जो अपनी आयु वाले हाले से अधिक अलग, ऐसा कुछ नहीं है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 88 है, द डिटर्मिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी आर सोशल, कल्चर, बायोलॉजिकल या ऑल ऑफ द अबव, है ना। तो आप पर्सनैलिटी, अगर आपने टॉपिक पढ़ा होगा सीटेट में भी कभी कभी कोई पढ़ लेता है, लेकिन आप सीटेट के लेवल का नहीं है थोड़ा, लेकिन हाँ डीएसएसबी में पर्सनैलिटी से क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो डीएसएसबी में जब तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है डीएसएसबी के पर्पज से, चाहे वो जनरल पीआरटी के लिए हो या नॉर्मल पीआरटी के, है ना। जनरल पीआरटी हो, नॉर्मल पीआरटी या फिर स्पेशल एजुकेटर, तो पर्सनैलिटी वाला टॉपिक ज़रूर पढ़ लें, इम्पॉर्टेंट है ना। स्पेशल एजुकेटर्स के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है पर्सनैलिटी। तो सोशल, कल्चर, बायोलॉजिकल, ऑल ऑफ द, तो पर्सनैलिटी क्या है ना, एक तरह से। तो 88 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। सोशल, कल्चर और बायोलॉजिकल, ये तीनों इससे रिलेट करते हैं पर्सनैलिटी से, है ना, इसलिए।
कैसे रिलेट करते हैं ये चीज़ें तो मैं बाद में बता दूंगा जब मैं पर्सनैलिटी वगैरह टॉपिक पढ़ाऊंगा अलग से वीडियो बनाकर। wherever there is a barrier, है ना, there is, जहाँ बाधा होती है वहाँ होता है ना, frustration, conflict, mental illness, none of these, है ना, तो वहाँ पर होता है frustration। क्या होता है वहाँ? frustration। इसका 89 का हो जाएगा frustration, conflict, mental illness, none of these, है ना, इनमें से ये नहीं होगा। ठीक है, इसका जो होगा मेन आंसर वो होगा ए, अगर आंसर की के अकॉर्डिंग देखें तो। बाकी आपको क्या लगता है ये भी बताइए। क्वेश्चन नंबर 90 है, अ कॉन्फ्लिक्ट मींस और इम्प्लाइज, संघर्ष का अर्थ है ना, डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहेवियर, इनकॉम्पिटेंस या इनसेपरेबिलिटी इन मोटिव्स एंड फॉर गोल्स, इनसिक्योरिटी इन फीलिंग्स। क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि उद्देश्य और लक्ष्यों में अविभाज्यता, है ना, इन सेपरेबिलिटी इन, है ना, मोटिव्स एंड फॉर गोल्स। कॉन्फ्लिक्ट मींस, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब यही होता है, जब कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है ना कि दो एक तरीके से द्वंद्व चल रहे होते हैं आपके ब्रेन में कि ये सही है ये सही है, वो होता है ना, है ना, इनसेपरेबिलिटी इन द मोटिव्स एंड फॉर द गोल्स, है ना, ये करें या ये करें, जब आ जाता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपका मान के चलो 10 तारीख को एग्जाम है और उसी दिन आपका एग्जाम KVS का भी एग्जाम है और DSSB का एग्जाम है और टाइमिंग भी सेम है, तो अब आपको ये क्या है, एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट है, आपको चूज करना है कि कहाँ जाओगे आप, कौन सा एग्जाम दोगे, ये आपकी चॉइस है ना। तो क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 है साइकोलॉजी, ठीक है, साइकोलॉजी मेजर कंट्रीब्यूशन इन एजुकेशन लाई इन, है ना, शिक्षा में मनोविज्ञान का मुख्य योगदान है। क्या योगदान है शिक्षा में मनोविज्ञान का? प्रोवाइडिंग अ साइंटिफिक फाउंडेशन फॉर अ आर्ट ऑफ टीचिंग, defining the goal on which the teacher should strive, identifying the potentially successful educational procedure, comparing the relative effectiveness of various teaching procedure। तो क्या है शिक्षा में मनोविज्ञान का मुख्य योगदान, क्या है? तो वो योगदान जो है वो है कि कंपेयरिंग द रिलेटिव इफेक्टिव ऑफ वेरियस टीचिंग प्रोसीजर, ऑप्शन नंबर डी। साइकोलॉजी में जो साइकोलॉजी में जो मेजर कंट्रीब्यूशन है ना शिक्षा में, उद्देश्य वो यही है कि विभिन्न शिक्षण विधियों की तुलनात्मक प्रभावशीलता। हिंदी पे मत जाइए, इंग्लिश पढ़िए, हिंदी गलत हो सकती है ना, ट्रांसलेशन गलत हो सकती है, लेकिन इंग्लिश को फाइनल आंसर मानिएगा। कंपेयरिंग द रिलेटिव इफेक्टिवनेस इन वेरियस टीचिंग प्रोसीजर, 91 का ये हो जाएगा। 90 क्वेश्चन नंबर 92 है, एजुकेशन साइकोलॉजी इज ओरिएंटेड टूवर्ड्स, है ना, शिक्षा मनोवैज्ञानिक उन्मुख है ना। तो ये चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा? ठीक है, व्यक्तिगत बच्चों की विशेषताओं के अध्ययन की ओर, है ना, यानी कि स्टडी ऑफ द पर्टिकुलर, है ना, peculiarities of individual children, ये तो नहीं हो सकता। The application of the principle and technique of psychology, the solution of the problem of the classroom, ये कहना बिल्कुल सही है ना। The formulation of hypotheses and theories are related to the children's practice, ये कहना गलत है। The development on the part of child of realistic goals and effective plans for their attainment, बच्चों में यथार्थवादी लक्ष्यों का विकास और उन प्राप्ति के लिए प्रभावशाली योजनाएं बनाना, ये नहीं है, यही ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना। लेकिन कभी कभी हो सकता है ना, पहले दूसरा ऑप्शन आपको सही लगा तो आपने टिक कर दिया, लगा दिया आंसर, बाकी पढ़े ही नहीं, लेकिन इससे बेस्ट आंसर अगर डी हुआ तो आपने तो लगा के आगे बढ़ गए, इसलिए बाकी ऑप्शंस भी पढ़ने ज़रूरी हो जाते हैं, ताकि हो सकता है कि आपने ये तो लगा दिया
लेकिन आपको पता है इससे भी ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन ये डी कर रहा है, तो ये ज़्यादा बेस्ट है, तो डी ऑप्शन करेंगे। कभी कभी चारों पॉजिटिव दिखते हैं तो आपको समझ में नहीं आता कि बेस्ट क्या है, बेस्ट आपको चूज करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 93 है आपका, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन इज, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या है? पर्यावरण नॉट एजुकेशन, पर्यावरणीय शिक्षा का उद्देश्य है क्या है? तो ए बी सी डी, पर्यावरणीय शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना, पर्यावरण अनुकूल व्यवहार सिखाना, आर्थिक सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियां परस्पर निर्भरता की समझ विकसित करना, या नन ऑफ अबव, इनमें से कोई नहीं। 93 का क्या हो जाएगा? एजुकेशन। तो देखिए इसमें जो बात कही जा रही है ना कि पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो जो बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है ना आंसर को, वो कर रहा है ऑप्शन नंबर सी, है ना, मेरे हिसाब से कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर होना चाहिए। लेकिन जो आंसर की है डीएसएसबी वाली, कह सकते हो कि उस समय जो आंसर की प्रोवाइड की गई थी उसमें जो आंसर दे रखा है वो ऑप्शन नंबर डी दे रखा है, या आंसर उसमें दिया हुआ है कि इसका राइट आंसर डी है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये आंसर इसका डी कैसे है, क्वेश्चन क्या पूछा है और आंसर क्या कह रहा है। होना चाहिए ऑप्शन नंबर इसका सी, लेकिन दे रखा है डी। तो आप देखिएगा किसी किसी जो आंसर कीज होती है ना, जो ऑफलाइन मोड वाली, जब ऑफलाइन मोड में ये पेपर होते थे, कंप्यूटर पे नहीं होते थे, तो उस समय जो आंसर कीज है उसमें कुछ मिस्टेक्स हो जाती होंगी, या हो सकता है कि उन्होंने गलत बता दिया हो, तो उसको चैलेंज किया गया हो और बाद में वो ठीक किया गया हो। तो मेरे पास जो अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग तो डी है, लेकिन होना क्या चाहिए? सी। तो आप सी ही कंसीडर करें, क्योंकि ये चीज़ मैंने ठीक से वेरीफाई भी करी, तो सी ही आंसर इसका करेक्ट बन रहा है, डी तो नहीं बन रहा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 94, Which of the following is not influenced by human activities? निम्न में से कौन मानव गतिविधियों से प्रभावित नहीं होता? नॉट पूछ रहा है, ये बात ध्यान रखना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि नॉट पूछ रहा है। डिस्ट्रक्शन ऑफ मैंग्रोव्स एंड वेटलैंड्स, है ना, मैंग्रोव एंड अर्ध भूमि का विनाश पर इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। कौन सा मानव गतियों से प्रभावित नहीं होता? एग्जिस्टेंस रेट ऑफ स्पीस, प्रजातियों की विलुप्त दर वृद्धि, डिक्लेशन, नन ऑफ द अबव, इनमें से उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ये भी ह्यूमन एक्टिविटीज से प्रभावित होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, तो यहाँ पर नन ऑफ द अबव लिखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये, क्योंकि ये तीनों होते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नॉट पूछ रहा है इसलिए ये हो जाएगा, ये चीजें तो करती हैं प्रभावित। ठीक है, 94 का डी। अब आता है 95, क्वेश्चन नंबर 95, एनवायरमेंटल एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट ओनली एट, पर्यावरणीय शिक्षा केवल महत्वपूर्ण है कब है? प्राइमरी स्कूल स्टेज में, सेकेंडरी स्कूल, कॉलेज स्टेज में, या ऑल स्टेज, सभी स्टेजेस में। 95, क्वेश्चन नंबर 95 का हो जाएगा कि एनवायरमेंटल एजुकेशन जरूरी है कहाँ पर? यहाँ पर भी देखो तीनों जगह है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, सभी जगह जरूरी है ना एजुकेशन। तो क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96 है, Which of the following is the fundamental rights? इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट्स है, ये पूछ रहा है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू वर्क, ऑल ऑफ द अबव। देखो राइट टू प्रॉपर्टी जैसे हम नहीं पढ़ते, राइट टू वर्क भी नहीं पढ़ते, ऑल ऑफ द अबव हो नहीं सकता क्योंकि ये गलत होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। फंडामेंटल राइट पॉलिटी से क्वेश्चन था, पहले इस तरह के भी पूछे जाते थे ना, स्टेरियोग्राफ से भी डाल दिया जाता था ऑफलाइन मोड में। क्वेश्चन नंबर 97 है, अकॉर्डिंग टू एक्ट 28 विच टाइप ऑफ एजुकेशन इज रजिस्टर्ड इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन? अधिनियम
28 के अनुसार शैक्षणिक संस्थाओं में किस प्रकार की शिक्षा प्रतिबंधित है? एजुकेशन ऑफ स्पेसिफिक रिलीजन, नेवी एजुकेशन, या मॉरल एजुकेशन, या सेक्स एजुकेशन, इनमें से कौन सी है? ठीक है, एक्ट 28 ये देखिए, ये आपने जब से एग्जाम होना है DCSB का, तो ये जो एक्ट है अधिनियम 28, ये एक ही बार पूछा गया है, इसके बाद कभी नहीं पूछा गया है। ये अब जो एग्जामिनर है उसकी, अब वो कहाँ से क्वेश्चन बना दे, उस क्या भरोसा उसका, है ना। तो पहले तो ऑफलाइन मोड में होता था, तो इसी तरह के क्वेश्चन आते थे, एक स्पेसिफिक पोर्शन से नहीं आते थे कि स्पेशल एजुकेशन का एग्जाम ले रहे तो उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम थे। आज के समय में तो ऐसा हो रहा है, लेकिन पहले के समय में ऐसा नहीं होता था। हमने पूरे पेपर में हमने क्या देखा कि कुछ कुछ क्वेश्चन जो हैं वो स्पेशल एजुकेशन के लिए, ज़्यादातर क्वेश्चन उससे हटके हैं, है ना। तो 97 का आप इसे पॉज करके ज़रूर लगाइए, है ना। तो ये पूछ रहा है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। अधिनियम के अनुसार शैक्षणिक संस्थाओं में किस प्रकार की शिक्षा प्रतिबंधित थी, है ना। एजुकेशन स्पेसिफिक रिलीजन्स की, है ना। कौन सी शिक्षा आप नहीं दे सकते, यही बात कही जा रही है। तो आप कौन सी शिक्षा नहीं दे सकते थे? स्पेसिफिक रिलीजन्स, धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते थे। ये कहना तो बिल्कुल सही है, धर्म की शिक्षा हम नहीं दे सकते थे, तो उसका ये हो जाएगा 98। क्वेश्चन नंबर 98, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी टू, भारतीय संविधान सुनिश्चित करता है, किस चीज को सुनिश्चित करता है? फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट, बोथ ए और बी, या नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 98, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, या फिर नन ऑफ दीज। फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट्स, ए और बी, है ना। तो फंडामेंटल ड्यूटी नहीं होगा, है ना। जब ये नहीं होगा तो ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका फंडामेंटल राइट, है ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी किस चीज की देता है? फंडामेंटल, मौलिक अधिकार की गारंटी देता है। क्वेश्चन नंबर 99, ठीक है। सेपरेशन ऑफ फ्रीडम फ्रॉम द स्टेट मीन्स, राज्यों से धर्म की पृथकता का अर्थ है सोशलिज्म, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, ऑल ऑफ द अबव। तो सेपरेशन ऑफ द फ्रीडम फ्रॉम द स्टेट मीन्स क्या इसका मतलब है? तो इसका मतलब है सेकुलरिज्म से, इसका मतलब है सेकुलरिज्म से। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। कोरेजन मीन्स, इसका क्या मतलब है ना। कोरेजन का मतलब होता है दबाव, एक तरह का दबाव या प्रेशर डालना, है ना। कोरेजन का ये मतलब होता है, अगर देखेंगे तो, है ना, इसका मतलब ये होता है दबाव डालना, ठीक है। फ्रीडम टू स्पीच, फ्रीडम टू रिलीजन, फ्रीडम टू स्पीच नहीं होगा तो, है ना, न स्पीच होगा। फोर्स करना, दबाव डालना, समवन टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए, समवन टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए दबाव डालना, ये कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका मतलब यही होता है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, सी। तो इस तरह से मैंने आपको जो है वो 2014 का PRT स्पेशल एजुकेशन का पूरा पेपर करा दिया है। अब जो नेक्स्ट क्लासेस से स्टार्ट होगा वो होगा TGT स्पेशल एजुकेशन 2014 स्टार्ट होगा, है ना। फिर वो वाला कंप्लीट हो जाएगा तो फिर 18 का करेंगे, और वहाँ से हम एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ से हमारा चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, है ना। तो ये PDF आपको कल तक मिल जाएगी, टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगी। इस पर सब मैं लिख दूंगा कौन सा पेपर है, किस साल का है, इसका पोस्ट कोड कब का था, है ना। पोस्ट कोड इसका कौन सा था वो भी बता दूंगा, और साथ साथ ही कब कंडक्ट कराया गया था, डेट को, वो डेट भी डाल दूंगा, ठीक है। तो इससे आपको आसानी हो जाएगी पहचानने में। ये पूरा पेपर, है ना, ये पूरी PDF फ्री है, कोई पैसे इसके नहीं देने हैं, सिंपल है, फ्रीली अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले जिसने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।